हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा आप लोगों का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हियर इज ऑल में, जहाँ पे आपको ऑल काइंड्स के वीडियोस मिलते हैं आपके कहने के अनुसार और हमारे आइडिया के अनुसार। जैसा कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जो कि बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल चैप्टर पे। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन कुछ बिजनेस के कारण, बिजनेस वो वाला बिजनेस नहीं, बिजनेस बिजनेस के कारण मैं अपलोड नहीं कर पाया। सो आज फाइनली मैं उस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारा रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप वीडियो को अच्छे से देख सके टाइम पे। आप अपने एग्ज़ाम की, अपनी लर्निंग की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। रिक्वेस्ट ये भी है कि बिना वीडियो को स्किप किए ही देखिएगा, जिससे कि आपका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हम आज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। उस चैनल में हम फॉलोइंग टॉपिक्स पे स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट, if we have the name of chapter, so first we have to know what is the meaning of chapter name. चैप्टर के नाम का मतलब क्या है? तो हमारे चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कंजर्वेशन कंजर्वेशन इज प्रोटेक्टिंग एनीथिंग। कंजर्वेशन किसी भी चीज़ को बचाना, किसी भी चीज़ की बचत करना। अगर हम सिंपल करें तो हम क्यों प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करते हैं? फॉर फ्यूचर यूज। बहुत हम रिसोर्सेज को कंजर्व क्यों करते हैं? हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम रिसोर्सेज को प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में फॉलोइंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। डिफॉरेस्टेशन एंड कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे क्या क्या कॉजेज होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट अ रिन्यूएबल सोर्स। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे वो बायोस्फीयर रिजर्व होता है जहाँ पे एनिमल्स को रिजर्व किया जाता है। इकोसिस्टम, फ्लोरा फौना, एंडेमिक स्पीसीज मींस विच आर एट द लेवल ऑफ एग्जिस्ट करने के लेवल पे वो एनिमल्स आ चुके हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, स्पीसीज कैटेगरीज अंडर WCU। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन for protecting wildlife. Okay, red data book. Migrations, recycling of papers and reforestation. Reforestation terms just involve the planting of trees. ट्रीज के प्लांट करने की प्रोसेस को रिफॉरेस्टेशन या फिर एफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट नेम इज दिस एफॉरेस्टेशन। ओके, एफॉरेस्टेशन। सो these are the topics we are going to study in this chapter. सो स्टार्ट करते हैं। वी आर डूइंग कंजर्वेशन फॉर व्हाट? हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जिन चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करना स्टॉप कर दें। इस तरह का कंजर्वेशन नहीं होता है। कंजर्वेशन होता है यानी कि हम उस चीज़ को डिस्ट्रॉय ना होने दें, हम उस चीज़ को वेस्ट ना होने दें। जहाँ तक है हम उसे अपने यूज़ में लें, और हमें जितना यूज़ है उस चीज़ का हम उतना ही उसे यूज़ में लें, उतना ही हम उसे यूज़ करें। और अगर हमारे यूज़ में नहीं है तो हम उसे छोड़ दें। डिफॉरेस्टेशन एंड कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ प्लांट्स। ओके, प्लांट्स को कट करने के ही प्रोसेस को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ। दे आर एसेंशियल फॉर वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। टुडे अ मेजर ट्री टू द सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन. The term deforestation means clearing of forest and using that land for other purpose. यानी कि जो बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, और हम डिफॉरेस्टेशन टर्म किसे कहते हैं? हम फॉरेस्ट को क्लीन करने के टर्म को डिफॉरेस्टेशन करते हैं, और उस लैंड को क्लीन करके हम उसे दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करें। हम मेनली डिफॉरेस्टेशन बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए करते हैं, एग्रीकल्चर बनाने के लिए करते हैं, जिससे कि हम उससे फूड जो हमारी फूड की ज़रूरत है हम उसे पूरा कर सकें। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उनकी नीड्स इंक्रीज़ हो रही हैं। वुड के लिए हम ट्रीज को कट करते हैं। वुड इज ऑल्सो नोन एज अ फ्यूल। ओके, सॉलिड फ्यूल है ये। फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, डिजीजेस, बहुत सारी ये सब नेचुरल कॉजेज भी डिफॉरेस्टेशन का कारण होते हैं।
जब पेस्ट पे बहुत सारे पेड़ों में जब पेस्ट लग जाते हैं तो अपने आप गिरने लगते हैं, सूख जाते हैं। ओके, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन यानी कि जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? जब हम बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज अफेक्टेड। फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन से जो ग्राउंड वाटर अमाउंट होता है वो भी अफेक्ट होता है। वेजिटेशन प्रिवेंट्स रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे रैपिडली एंड thus गिव इट एन अपॉर्चुनिटी टू परकोलेट इनटू द सॉइल। वेजिटेशन जो रेन वाटर को प्रिजर्व करता है, प्रिवेंट करता है फ्लो करने के लिए, बहुत तेज़ी से रैपिडली फ्लो करने से जो वेजिटेशंस होते हैं वो वाटर्स को रोकते हैं, वो भी उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो मिट्टी को अपने साथ साथ बहाकर लेकर चले जाते हैं। Plants preserve excessive rise of and temperature of the atmosphere by the evaporation water through the process of transpiration. Transpiration के मेथड से प्लांट्स जो होते थे वो टेम्परेचर के एक्सेसिव राइज होने को भी प्रिवेंट करते थे। जब हम इसको डिस्ट्रक्ट करेंगे तो जो रेनफॉल की क्वांटिटी होगी वो भी बढ़ जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन रिजल्ट इन इरेगुलरिटी इन रेनफॉल एंड सॉइल इरोजन ऑफ सॉइल। यानी कि जब हम वेजिटेशन को कट कर जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उन ट्रीज होते हैं, उनको हम जब कट करते हैं तो इससे क्या होता है, रेनफॉल में इरेगुलरिटी हो जाती है। यानी कि ये एनुअली बरसात होती है। आप देखते होंगे आपके गाँव में जहाँ भी आप रहते होंगे बेसमय की भी बरसात होती है। दिस ऑल्सो कॉजेज। और फिर सॉइल्स भी बैरन हो जाती हैं और उनमें जो वाटर की कैपेबल क्वांटिटी रिटेनिंग क्वांटिटी होती है, यानी कि वो ज़्यादा देर तक जो वाटर को रिटेन कर सकती थे, और कैपेबिलिटी उनकी ख़त्म होने के साथ साथ जो फर्टाइल लैंड्स होते हैं, सॉइल्स होते हैं, वो भी डिज़र्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम डिज़र्टिफिकेशन बोलते हैं। सो यही है जो कि डिफॉरेस्टेशन नेचर की बैलेंस को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। अब फॉरेस्ट इज ए नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि वो समय समय पे रिन्यूड होते रहते हैं, रिप्लेनाइज्ड होते रहते हैं। फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन अर्थ। फॉरेस्ट हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। फॉरेस्ट है जो कि बहुत ही यूजफुल रिसोर्स है अर्थ पे, जो कि अवेलेबल है। इसमें बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स और ट्रीज होते हैं। फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है अर्थ पे? क्योंकि ये एयर को प्यूरिफाई करता है और एयर पॉल्यूशन जो होता है उसे भी कंट्रोल करता है। रेगुलेट क्लाइमेट एंड हेल्प रेनफॉल। क्लाइमेट को भी रेगुलेट यानी कि रेगुलरली समय पे चेंज, जिस सीज़न में जैसा क्लाइमेट को होना चाहिए उसे भी रेगुलेट करता है और रेनफॉल में भी हेल्प करता है। ग्राउंड वाटर को भी ये रिप्लेनिश करता है। सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है और सॉइल की जो फर्टिलिटी रहती है उसे बनाया रहता है। कंट्रोल करता है फ्लड्स को भी ये कंट्रोल करता है। प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है, यानी कि घर प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट में बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स, इंसेक्ट रहते हैं और हमें बहुत सारे यूज़फुल मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वुड, रबर, गम, रेजिन, नॉन एडिबल ऑयल्स, बिडी लीफ, कत्था, हनी बी, वैक्स, बम्बू, बहुत सारे हमें मटेरियल भी ये प्रोवाइड करता है। और कुछ तो इसमें मेडिसिनल प्लांट्स भी रहते हैं जिसका हम मेडिसिन्स बनाते हैं। प्रोवाइड मेनी प्रोडक्ट्स विच आर द रिसोर्स ऑफ स्टडी इनकम ऑफ ट्राइबल पीपल लिविंग इन द एरिया। और ये तो ट्राइबल पीपल को भी एक इनकम का भी सोर्स बना रहता है ट्राइबल पीपल्स के लिए। और यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि 1987 में इंडोनेशिया में एक फॉरेस्ट फायर लगा था जिसमें बहुत सारे डैमेजेस भी हुए थे। अब नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करते हैं? जब हम ट्रीज को न कट करें, ओके, तब हम कंजर्वेशन कर सकते हैं फॉरेस्ट की। देखिए यहाँ पे cutting of trees for agriculture purpose result in loss of habitat of plants and animals. Replanting of tree in a forest is very important part of conservation. In order to conserve forest, prevention of cutting down of trees essential. ट्रीज को हम जब कट करते हैं तो उस समय पे बहुत सारे जो पशु पक्षी होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो अपने हैबिटेट को खो देते हैं। तो
हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए प्लांटिंग ट्री बहुत ही अच्छा मेथड है। एक्सेसिव ग्रेजिंग, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स हैज लीड टू ओवर ग्रेजिंग विच मस्ट बी कंट्रोल्ड टू सेव फॉरेस्ट। यानी कि जो इतने जो डोमेस्टिक एनिमल्स की इतनी पॉपुलेशंस बढ़ गई हैं, यानी कि लोग गाय का दूध खा लेते हैं उसके बाद उसे छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है जहाँ कहीं भी प्लांट्स ट्रीज प्लांट किए हुए होते हैं वहाँ पे वो जाकर उन प्लांट्स वहाँ पे बहुत सारी एक्सेसिव ग्रेजिंग हो जाती है कि यानी कि उनको चर लेते हैं, जो कि हमें कंट्रोल करना चाहिए फॉरेस्ट को बचाने के लिए। पॉइजनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी को पॉइजनस करना, अवॉइडिंग डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम सिटीज एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड इंडस्ट्रीज इनटू फॉरेस्ट। जो भी सिटीज से एग्रीकल्चर फील्ड से और इंडस्ट्रीज से जो भी वेस्टेज हो रही हैं वो सीधा जाकर फॉरेस्ट में हो रहे, तो उन्हें हमें रोकना चाहिए। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस बाय लार्ज स्केल मैन मेड alterations such as mining, construction of dams, industries. Okay, फिर यहाँ पे नेक्स्ट डू यू नो फैक्ट दिया गया है, इंडिया रैंक 6th अमंग 12 मेगा डाइवर्सिटी स्पॉट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा और फौना के 12 मेगा डाइवर्सिटी में इंडिया का रैंक 6th है। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ, हमने फॉरेस्ट देखा, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज डायरेक्टली रिलेटेड हेल्दी एंड बेटर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बेटर बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन उससे रिलेटेड है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंक्लूड्स प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रॉपगेशन ऑफ रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना यानी कि उनका प्रोटेक्शन करना, उनका प्रिजर्वेशन करना और उनको उनके खुद के हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट में उन प्लांट्स और एनिमल्स को रखना। बहुत सारे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स उठाए गए हैं इन प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ ईच अदर हैबिटेट। प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में ही क्या है, एक रिलेशन है, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट टू बेस्ट नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट होता है वो नेचुरल हैबिटेट होता है, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही बेस्ट नेचुरल हैबिटेट होता है, इसलिए हमें नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करना चाहिए। जो इलीगल हंटिंग्स हो रही हैं, ट्रैपिंग्स हो रही हैं, एनिमल्स को जो कैप्चर्स कर रहे हैं, इलीगल हंटिंग कर रहे हैं, उनको रोकना चाहिए। गवर्नमेंट शुड फ्रेम स्ट्रिक्ट लॉ फॉर बाइडिंग द हंटिंग ऑफ रेयर और इंडेंजर्ड एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर्स, पीकॉक्स, चीताज, बस्टर्ड्स, ब्लैक बग्स, स्नो लेपर्ड एंड पैथन्स। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए जो रेयर एनिमल्स की, इंडेंजर्ड एनिमल्स की हंटिंग करे उनके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ बनानी चाहिए। हमारे इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या है, लायंस, टाइगर्स, पीकॉक्स, चीताज, बस्टर्ड, ब्लैक बग्स, स्नोज, लेपर्ड, पैथन्स, यानी कि ये सब दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं। पीपल डिसऑबेइंग द लॉ शुड बी प्रॉपर्ली पनिश्ड। और जो उस लॉ को डिसऑबे करे, माने ना, उन्हें स्ट्रिक्टली पनिश्ड होना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व एनिमल्स। एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए रिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत ही अच्छा और बेहतर तरीका है। Efforts should be made to protect and propagate in threatened and endangered species in their natural आर्टिफिशियल हैबिटेट। और या फिर अगर नेचुरल नहीं मिल रहा है तो उनके लिए एक आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोटेक्टेड बनाना चाहिए जिसमें कि इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा जा सके। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व, multi-purpose protected area which is developed to conserve biodiversity and also to educate, train and create awareness about environmental aspects and eco-friendly living is called a biosphere reserve। एक मल्टी पर्पस प्रोटेक्टेड एरिया बनाना जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटीज़ को कंजर्व कर सकें, वहाँ पे उन्हें एजुकेट कर सकें, ट्रेन कर सकें और उनके बीच में अवेयरनेस, जागरूकता बना सकें कि हमारी जो इको फ्रेंडली हैं लिविंग बींग्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। It often include one or more national parks along with extended area that are open to some economical uses। इसके साथ इसमें एक या फिर एक से ज़्यादा नेशनल पार्क्स होते हैं जो बहुत ही एक्सटेंडेड फैले हुए एरिया में होता है, जो कि ओपन होता है इकोनॉमिकल यूजेस के लिए। फॉर एग्जांपल, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा। पंचमरी जो बायोस्फीयर है उसमें एक नेशनल पार्क है जो कि सतपुरा नाम से है, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड बोरी एंड पंचमरी, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसे हम बोलते हैं बोरी एंड पंचमरी। सम वेल नोन बायोस्फीयर रिजर्व, कुछ वेल नोन बायोस्फीयर यहाँ पे दिए गए हैं।
हमारे कंट्री में है, जैसे कि नीलगिरी रिजर्व। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है हमारे। देखिए हम यहाँ पे पेन से लिखे हुए हैं बुक में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी उत्तराखंड में ही है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ये बंगाल में है। एंड गुल्फ ऑफ मैनर बायोस्फीयर रिजर्व ये तमिलनाडु यानी कि मद्रास चेन्नई में है। नेक्स्ट है, अ बायोस्फीयर रिजर्व इज मच लार्जर देन एन नेशनल पार्क्स और अ सेंचुरी। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो एक नेशनल पार्क और या फिर एक सेंचुरी से बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क हो सकते हैं या फिर उसके उससे कई ज़्यादा नेशनल पार्क्स हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली दिस इज मोर बिगर देन द नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। अब इकोसिस्टम क्या है? A self-sustaining functional unit of biosphere consisting of living and non-living component is called ecosystem। यानी कि यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होती है। सो जो इकोसिस्टम होती है वहाँ पे बायोटिक भी रहते हैं, अबायोटिक यानी कि लिविंग भी रहते हैं और नॉन लिविंग भी रहते हैं, और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड रहते हैं। उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे नॉन लिविंग में हो गए एयर, वाटर, मिनरल, एटमॉस्फेरिक, सनलाइट, रेनफॉल, ये सब हो गए। दो इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है? ये सोलर एनर्जी को फिक्सेशन करती है और जो मैटर्स होती हैं, एनर्जीज होती हैं, उनकी ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्लोरा एंड फौना। Flora, all different kinds of plants living in their natural surrounding are called flora of that place. All the different kinds of animals living in their natural surrounding are called fauna of that place। यानी कि फ्लोरा प्लांट्स होती हैं एंड फौना एनिमल्स होते हैं। हम सिंपल बोल सकते हैं टुगेदर द फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट प्लेस फॉर्म अ बायोडाइवर्सिटी। और उसी प्लेस की फ्लोरा और फौना एक बायोडाइवर्सिटी बनाती है। फ्लोरा हो गए टीक, सेल, जामुन, मैंगो, सिल्वर फर्म्स। फौना हो गए चिंकारा, ब्लू बुल, बाकिंग डियर, चीतल, वाइल्ड डॉग्स। ओके, यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर found exclusively in particular geographical area. They are not naturally found anywhere else। यानी इंडेमिक स्पीसीज वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही हमको मिलेंगे, वो हमें हर जगह नहीं मिलेंगे। कि उनका एक पर्टिकुलर रीज़न होता है कि वहाँ आप यहीं पे जाएंगे तभी एनिमल्स को आप देख पाएंगे, नहीं तो आप ये सोचिए कि उनको सब जगह देख ले तो वो आपको वहाँ पे नहीं देखेंगे। गंगा रिवर डॉल्फिन इज अ इंडेमिक aquatic animal that lives only in river गंगा। ओके, जो गंगा रिवर की डॉल्फिन है वो एक इंडेमिक एक्वेटिक एनिमल है जो कि आपको सिर्फ रिवर गंगा में ही दिखेंगे और वो सिर्फ रिवर गंगा में ही रहेंगे। जैसे एशियाटिक लायन इज एन इंडेमिक स्पीसीज रिसाइडिंग ऑन द नेशनल गिर पार्क इन गुजरात। जो एशियाटिक लायंस होते हैं इनका इंडेमिक स्पीसीज एक रीजन है कि ये सिर्फ गिर नेशनल पार्क में ही आपको मिलेंगे जो कि गुजरात में है। और लायन जो कि मैक्यूटेल्ड होते हैं वो भी साउथ ईस्ट इंडिया में ही पाए जाते हैं। जिन पांडा होते हैं उनका वो माउंटेनियस रेंज रीजन में ही पाए जाएंगे साउथ वेस्ट चाइना के। ओके, नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज जनरली स्पीसीज ओरिजिनेटेड रीजन वेयर कटिंग ऑफ ट्रीज or timber and other forest is permitted with specific instruction so that well-being of animal does not suffer। वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो होता है, स्पीसीज होता है जो कि जहाँ पे ट्रीज की कटिंग और परमिटेड नहीं है, स्पेसिफिक वहाँ पे इंस्ट्रक्शन है जिससे कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो सफ़र न करें। नेशनल पार्क्स इज a habitat of a particular wildlife animal species where foresting, grazing और कल्टीवेशन इज प्रोहिबिटेड। और नेशनल पार्क्स वो होते हैं जहाँ पे ग्रेजिंग, फॉरेस्टिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ इज वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। गवर्नमेंट के हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने
358 सेंचुरीज डेवलप की हैं इंडिया में। बिसाइड सेंचुरीज नेशनल पार्क और सेंचुरीज के साथ साथ नेशनल पार्क्स भी उसने डेवलप किए हैं नेचुरल एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट देने के लिए। जैसे कि कजरंगा नेशनल पार्क है जो कि जोरहाट में है आसाम के, वो वन हॉर्न राइनोकॉर्स के लिए फेमस है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी यूपी में है। कान्हा नेशनल पार्क मंडाला एंड बालघाट ये जो कि एमपी में है। बंदी नेशनल पार्क मैसूर कर्नाटक में है। और पेरियार सेंचुरी है इडुक्की केरला में जो कि फेमस फॉर है एलिफेंट्स के लिए। और जो गिर नेशनल पार्क है जो कि जुंगार में है गुजरात में, वो एशियाटिक एनिमल्स लॉयंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, हमने आपको जो एक ऑर्गेनाइजेशन बताया था WCU जो कि जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जो कि स्पीसीज को कंजर्व करता है, उन्हें क्लासिफाइड करता है। ओके और इसका पहला नाम ये तो अभी WCU हुआ है प्रेजेंटली इसे, लेकिन तो इसे पहले लोग IUCN बोलते थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसका पहला नाम था। अब है इसका वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये इसलिए रखा गया है कि ये जो स्पीसीज होती हैं, जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको ये कैटेगराइज करता है। अब आपको मैं वो 4 कैटेगरीज बता रहा हूँ। वो 4 कैटेगरीज होती हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, वुलनरेबल स्पीसीज एंड थ्रेटेंड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं जो कि बहुत ही हाई रिस्क पे होते हैं, उनकी जो एग्जिस्टिंग होने की चांसेस होती हैं हमारे नियर फ्यूचर में वो ज़्यादा होती हैं। ओके और डिक्लाइन इन देयर नंबर एंड ड्रास्टिक चेंजेस इन हैबिटेट में चेंजेस आने के कारण उनकी गायब होने की जो क्षमता होती है, जो उनका रिस्क होता है गायब होने का, वो ज़्यादा होता है। तो वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखे जाते हैं, जैसे एशियाटिक लॉयंस हो गए, एशियन एलिफेंट्स हो गए हैं, गोल्डन मोल्स हो गए, पिंक पिजन्स हो गए। ये सब इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो जिनके एग्जिस्टिंग करने की चांसेस ज़्यादा हैं। रेयर स्पीसीज वो होते हैं जो कि जैसे स्पीसीज विच एट प्रेजेंट एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर। रेयर स्पीसीज वो होते हैं जो कि अभी छोटे नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, छोटे नंबर में गायब हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो नियर फ्यूचर होगा उसमें वो पूरे ही गायब हो जाएंगे। उन्हें हम रेयर स्पीसीज के कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि हिमालयन पोर्क्यूपाइन, गोल्डन कैट, इंडियन पाइड हॉर्निबल। ओके ये सब हो गया। अब वुलनरेबल स्पीसीज वो होते हैं जो कि दे आर नेचुरली रेयर और हैव लोकली डिप्लीटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज टू अ लेवल दैट पुट देम एट रिस्क। मतलब कि जो वल्नरेबल स्पीसीज होते हैं वो एक तरह से नेचुरली रेयर हो रहे हैं हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जिसे कि हम हाई रिस्क पे रख सकते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे वो गायब हो रहे हैं। एंड थ्रेटेंड स्पीसीज वो होते हैं those that are likely to become endangered within the foreseeable future, और यानी कि आने वाले फ्यूचर में जो स्पीसीज इंडेंजर्ड होने वाले हैं, गायब होने वाले हैं, उन्हें हम थ्रेटेंड की कैटेगरी में रखते हैं। तो वो होते हैं जैसे डब्स, कश्मीर स्टैग्स, बस्टर्ड, पार्टिजिसेस, क्रेन्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट आपको मैंने एक बताया था बुक जिसका नाम था रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक इसमें पूरा इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का पूरा कलेक्शन इसमें है। इट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन देता है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज के पॉपुलेशन की स्टेटस है उसकी हमें जानकारी देता है। और ये भी हमें शो करता है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ किस बायोलॉजिकल डाटा के बेस पे एग्जिस्ट करने के एक्सटिंक्ट करने के रिस्क पे है। जो पहला फर्स्ट रेड डाटा बुक हुआ था, रेड डाटा बुक था जो पहली बार कंपाइल्ड हुआ था एनिमल्स के बेसिस पे, वो 1991 में किया गया था। माइग्रेशन, जैसे कि आप लोग ये वर्ड बहुत बार सुने होंगे, माइग्रेशन, माइग्रेटेड, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना। द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर।
जो सीजनल मूवमेंट होता है एनिमल्स का, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट पे सीजन के बेस्ड पे, उन्हें माइग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि बर्ड्स होते हैं, मैराइन फिश होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, ये माइग्रेट करते हैं फिर अपने फेवरेबल कंडीशन पे सर्टेन पीरियड टाइम में। ओके। एक जो एरेटिक टॉर्न है वो बहुत ही लंबा माइग्रेशन करता है नॉर्थ पोल से वो साउथ पोल पे। यहाँ पे देखिए ये पिक्चर भी दिया है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है एरेटिक टॉर्न जो कि बहुत ही लंबा माइग्रेशन करता है। ये हर एक ईयर में नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जाता है और हर एक साल पीछे भी आ भी जाता है अपने प्लेस पे। जो वहाँ की कंडीशंस ठीक हो जाती हैं तो ये अपने प्लेस पे आ भी जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए इस प्लेस से साउथ पोल से नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल से साउथ पोल करता है। सोचो ये कितना लंबा माइग्रेशन कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा वाई डू बर्ड्स माइग्रेट। बर्ड्स क्यों माइग्रेट होते हैं? या तो उनकी जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वहाँ की वो चेंज होते हैं, उन्हें ठंडी लगने लगती है। अगर जैसे वो वार्म में हॉट में रहने वाली बर्ड है तो वो उन्हें जहाँ पे हॉट लगेगा वो वहाँ पे स्केप कर देंगे। अब जैसे गाँवों में ठंडी पड़ती है तो अब अगर वो गर्म जगह पे रहती है तो वो बर्ड्स हमारे गांव से माइग्रेट करेंगी बॉम्बे की ओर, क्योंकि बॉम्बे में उतना ज़्यादा ठंडी नहीं होता है। टू रिप्रोड्यूस फेवरेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर फूड, अपने फेवरेबल कंडीशन के तौर पे वो अपना फूड भी ढूंढती हैं, या फिर एग को किसी हॉस्पिटेबल प्लेस पे ले करने के लिए। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ। ये फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करती है, बचाती है। अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, हम पेपर को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ वन मटेरियल इन सॉलिड वेस्ट स्ट्रीम बिफोर यू से प्लास्टिक। पहले नंबर पे जो सॉलिड वेस्ट स्ट्रीम में जो भी मटेरियल है वो पहला है प्लास्टिक। आप सब कहेंगे प्लास्टिक है वो, अपने आप स्कूल रूम क्लासरूम के अपने रूम के चारों तरफ देखिए, आपको क्या क्या दिखेंगे? आपको पोस्टर्स दिखेंगे, नोटबुक्स दिखेंगे, कार्डबोर्ड बुक्स बॉक्सेस दिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस दिखेंगे, बुलेटिन का बोर्ड्स दिखेंगे जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पेपर से डेकोरेटेड होते हैं। यू गेट द पिक्चर्स, पिक्चर आपको दिखेंगे, हर जगह आपके पेपर है। बुक्स आप रखे होंगे अपने रूम्स में, आपको वहाँ पे भी पेपर्स दिखेंगे। आपको हर एक जगह पे कुछ ना कुछ पेपर्स, आप कुछ क्रिएटिविटी कर रहे होंगे, आप क्लॉथ के बॉक्सेस दिखेंगे वो भी पेपर्स के होंगे। तो आपको हर एक जगह पे पेपर प्लास्टिक दिखेंगे। पेपर इज नंबर वन मटेरियल दैट वी थ्रो अवे। एक पहला मटेरियल होता है पेपर जिसे कि हम अपने यूज के बाद थ्रो कर देते हैं। अगर हमने कुछ लिख भी दिया कॉपी में वो गलत हो गया तो हम, अगर हमारे पास इरेजर नहीं है, बचपन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे, हमारे पास इरेजर नहीं होता। बचपन में भाई सब लोग केयरलेस होते हैं, अपना सामान खो देते। तो जब हमारा इरेजर खो जाता और हमारा फ्रेंड हेल्प नहीं करता तो हम क्या करते, सीधा पेपर को फाड़ते और थ्रो कर देते। So paper making uses a natural renewable resources. Trees, paper, mills converted the wood of tree. पेपर मेकिंग है वो नेचुरल प्रोसेस होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। जो ट्रीज होते हैं, जो मिल्स होते हैं, वो जो ट्रीज की वुड होती हैं उनके जो बाग्स और रूट के अलावा जो और पार्ट्स हैं उन्हें प्यूल्प में कन्वर्ट करते हैं, और जो प्यूल्प होता है उसे ब्लीच्ड करते हैं और उसे फिर रोल करते हैं पेपर में। पेपर हमने देखा नहीं है पेपर कभी बनते हुए, आप देखिएगा तो हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारे वीडियो भेज दीजिएगा। आप हमें बताएंगे तो हम आपको अपना नंबर देंगे तो आप हमें भेज दीजिएगा। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। हम पेपर को 5 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। रिसाइकल्ड पेपर इज मेड फ्रॉम वेस्ट पेपर, और जो रिसाइकल्ड पेपर होता है वो वेस्ट पेपर से बना हुआ होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर आर रिसाइकल्ड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू प्रोडक्ट। हम हर एक टाइप के पेपर्स को अलग अलग सब्सटेंसेस में, ऑब्जेक्ट्स में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट में। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि हर एक वैरायटी की पेपर्स को हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। जैसे टिश्यूज़ हो गए, नैपकिन्स हो गए, पेपर टॉवल्स हो गए, कैंडी वार्पर्स हो गए,
वेपर्स हो गए और पेपर कप्स हो गए, प्लेट्स हो गए, ग्लोजी पेपर्स हो गए, कैन नॉट बी रिसाइकल, हम इसे रिसाइकल नहीं कर सकते। अगर आपने गीले हाथ से आपने टिश्यू में एक बार वो पोछा तो वो हाथ को पोछा तो वो पूरा खराब हो जाता है, तो वो रिसाइकल करने की कंडीशन में नहीं होता है। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड द डिमांड ऑफ रिसाइकल्ड पेपर हैज इंक्रीज्ड एप्रिशिएबली। और पिछले 100 वर्षों से जो रिसाइकल्ड पेपर की डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। अ टन ऑफ पेपर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड फाइबर इंस्टेड ऑफ वर्जिन फाइबर कंजर्व। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, देख लीजिएगा ये प्रोसेस। 30 लीटर्स ऑफ वाटर और 17.31 trees and 4 kWh। kWh इज कोई मापने वाली कोई वो है, उसे क्या बोलते हैं, यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी को मापने की यूनिट है। 4 kWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रिड्यूस 3 kg ऑफ एयर पॉल्यूशन। इतना सब मिलाकर हम 30 किलो एयर पॉल्यूशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हमने आपको बताया था रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या है? न्यू फॉरेस्ट को बनाना। प्रीवियसली क्लियर लैंड पे हम फिर से फॉरेस्टेशन करें, रिफॉरेस्टेशन करें, नए प्लांट्स को ग्रो करें, तो वो रिफॉरेस्टेशन के कलेक्शन में आ जाता है। रिफॉरेस्टेशन में टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। रिफॉरेस्टेशन अपने से भी होता है, जैसे कि कहीं कहीं क्या होता है, आप देखेंगे अपने से पेड़ पौधे अपने से जमने शुरू हो जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा पानी वगैरह दे देते हैं, उनके अगल बगल अच्छे से उनके ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं, तो वो अच्छा सा ग्रो कर देते हैं। तो ये नेचुरली भी हो सकता है। वाइल रिप्लेसिंग द डिस्ट्रॉयड ट्रीज, द ट्रीज ऑफ सेम स्पीसीज शुड बी प्लांट। और जैसे कोई डिस्ट्रॉयड ट्रीज है तो उसकी जगह पे हम वही सेम काइंड का ट्री भी वहाँ पे लगाकर उसे हम प्लांट कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड टू सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो वो सॉइल इरोजन को फैलाएगा और डिजर्टिफिकेशन फर्टाइल लैंड को डिजर्ट में चेंज कर देगा। रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर के रिडक्शन में, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही अच्छी और लाइन है। ओके, आपने जो यहाँ पे पिछड़े में जो आपने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन पढ़े, वो देखिए सिंपल है, सिर्फ ये एक लाइन में दिया है। डिफॉरेस्टेशन लीड टू सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर, ग्लोबल वार्मिंग एंड ड्रॉट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल हैबिटेट। दिस इज अ वेरी गुड नाइस लाइन। ये कैसे दे दिया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लाइन है। नेक्स्ट है यहाँ पे की टर्म्स दिए हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या है? लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। फ्लोरा फौना, plants are called flora and animals are called fauna in particular area found in endemic species those live in a specific region which are not found एवरीवेयर। जो हमें हर जगह पे नहीं मिलती, वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे रहती हैं, वो इंडेमिक स्पीसीज होते हैं। माइग्रेशन, मूविंग ऑफ रेयर स्पीसीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर फेवरेबल कंडीशंस। माइग्रेशन कहा जाता है। अपने पे आप अपने से आंसर बना सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ओके, प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज ऑन द प्लेस ऑफ डिस्ट्रॉयड ट्रीज। देखिए आपको पैराग्राफ समझ में आना चाहिए, देन यू कैन मेक योर आंसर विथ योर ओन। आप अगर एक बार समझ जाएंगे ना उस चीज़ को, तो आप खुद से आंसर्स को बनाना सीख जाएंगे। आपको अगर आपके पास उस पैराग्राफ को समझे रहेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से ये मीनिंग निकल रहा है, तो जो उतना लंबा लिखा रहेगा उस पैराग्राफ में, आप उससे छोटा लिख सकते हैं। अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इतना लंबा लाइन लिखा था, लेकिन यहाँ पे देखिए अपने समझ से एक छोटा सा 2 लाइन का आपको वो दे दिए कि ज़्यादा नहीं होगा, कुछ होगा सॉरी, जो फर्टाइल लैंड होंगे वो डिजर्टिफिकेशन, डिजर्ट में चेंज हो जाएंगे, सॉइल इरोजन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ड्रॉट्स होंगे, ड्रॉट पड़ेंगे, जो ग्राउंड वाटर होगा उनका रिडक्शन होगा, और जो एनिमल हैबिटेट होंगे उनके ऊपर कुछ डिस्ट्रक्शन आएंगे, उनका भी हमें कुछ नुकसान होगा।
ये देखिए सिंपल एक लाइन में दी है, और लेकिन वहाँ पे कितना पैराग्राफ, कितना बड़ा पैराग्राफ लिखा था। आप लोग जब उसे याद करने बैठते तो आप लोग सोचते ये बाप रे बाप कितना बड़ा दे दिया। उस पैराग्राफ में बस यही इतना मेन दिया है जिसे आपको समझने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया और आशा है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम होती है चैप्टर को समझने में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप उस स्पेसिफिक टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन आपको हम दे देंगे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम आपके पास क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, जय हिंद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।